So welcome student, I am Saurabh Mahatma, faculty of zoology in NSCC Bio. Also I am professor in Basic Physics College, and today my topic is digestive system of herd mammals. So in pharynx wall, longitudinal and transverse bars divided into rectangular stigmatic area. Here we can see the interlongitudinal vesicles and the transverse vesicles, and in between the 5 to 6 stigmata are present. And this is the high resolutions. We can see all the stigmata outer walls made with the ciliated epitheliums. स्टार्टिंग में हमने ये भी बात की थी कि इनमें पाया जाने वाला जो ब्रैंकियल सैक वाला जो पार्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पर सिलेटेड एपिथेलियम से डेवलप्ड होगा, जबकि इससे पहले वाला जो पार्ट था यानी प्री ब्रैंकियल जोन था वो यहाँ पर नॉन सिलेटेड था। तो इस तरीके से हमने देखा कि इनके जो एक स्टिग्मेटा है वो दूसरे स्टिग्मेटा से इंटरस्टिग्मेटिक के थ्रू भी यहाँ पर अलग अलग रहेगा, यानी डिफरेंशिएट रहते हैं, और इनके बीच में एक स्टिग्मेटा से दूसरे स्टिग्मेटा के बीच में इंट्रास्टिग्मेटिक बार्स भी अवेलेबल रहती है जो कि ट्रांसवर्स रूप में यहाँ पर मौजूद रहेगी, जबकि इंटरस्टिग्मेटिक इनको एक स्टिग्मेटा को दूसरे स्टिग्मेटा से यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। आगे चलते हैं अपन फेरिंग्स के अदर्स पार्ट के बारे में कि इसके ब्रैंकियल सैक के अंदर और कौन कौन से पार्ट मौजूद होते हैं। सो फर्स्टली हम बात करेंगे इनमें पाए जाने वाले ट्रैबिक्यूली। ट्रैबिक्यूली जो होता है, ये जो आप पूरा डायग्राम देख रहे हैं इसमें वन साइडेड 9 to 10 इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे, और ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स इनमें पाए जाने वाले इन्हीं के जो रेक्टेंगुलर हमने बार्स की बात की थी उनके बीच में यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। इनका जो मेन फंक्शंस होता है ये इनकी लैटरल वॉल्स या पोस्टीरियर वॉल्स पर प्रेजेंट रहकर उनके इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स के रूप में इनकी जो सतह होती है उसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इनका सरफेस यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, जिसमें ये एक हॉलो स्ट्रक्चर्स की लॉन्गिट्यूडनल रोड्स के रूप में या स्ट्रैंड्स के रूप में वहाँ पर मौजूद रहते हैं, और इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रैंड्स को हम यहाँ पर कहते हैं ट्रैबिक्यूली। और ट्रैबिक्यूली के अंदर ही इनमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आकर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये एक वैस्कुलेटिव स्ट्रक्चर्स भी डेवलप्ड हो जाती है, और पीछे की तरफ से ये टेस्ट के साथ में थ्रू द ट्रैबिक्यूली यहाँ पर अटैच्ड रहते हैं। नाउ द सेकंड वन, द डॉर्सल लैमिना, द अदर स्ट्रक्चर्स इज डॉर्सल लैमिना। सो हियर वी कैन सी द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पेरीफेरेंजियल बैंड्स, और पेरीफेरेंजियल बैंड्स की इसकी ग्रूव के साथ में यहाँ पर ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये है यहाँ पर डॉर्सल लैमिना। डॉर्सल लैमिना के अंदर अगर बात की जाए तो इसका जो वेंट्रल सरफेस होता है, इसके वेंट्रल सरफेस पर 20 to 30 डॉर्सल लिंग्वेट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो डॉर्सल लिंग्वेट्स होते हैं ये केवल राइट साइड मूवमेंट किए होते हैं, यानी कि जब फूड पार्टिकल्स इनके थ्रू इधर पहुंचता है डॉर्सल लैमिना पर तो ये जो फूड के आने वाला जो फूड है उसको वन साइडेड यानी कि यहाँ पर सिलेंड्रिकल मास में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि आगे जाकर ईएसोफेगस से रिलेटेड रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डॉर्सल लैमिना वन साइडेड में पेरीफेरेंजियल बैंड के साथ में अटैच रहती है, एंड द अदर साइड में ये ईएसोफेगल की कैविटी के साथ में यहाँ पर अटैच रहेगी। और इनका मेजर फंक्शंस होता है, इसमें पाया जाने वाली जो डॉर्सल हम लिंग्वेलिट्स की बात कर रहे हैं वो वन साइडेड यानी राइट साइड में यहाँ पर मुड़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से आने वाला जो भी फूड पार्टिकल्स हैं जिसके ऊपर म्यूकस सिक्रेशंस हो रखा है या श्लेष्मा का स्त्रावण हो रखा है उनको यहाँ पर सिलेंड्रिकल मास में कन्वर्ट करते हुए आगे की तरफ बेलनाकार रचनाओं के रूप में सीधे ईएसोफेगस कैविटी तक पहुंचाने का काम किया जाता है। डॉर्सल लैमिना के बाद में तीसरा पार्ट हम देखेंगे, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एंडोस्टाइल। मोस्टली अगर वर्टिब्रेट्स में बात की जाए तो इनका जो एंडोस्टाइल होता है वो आगे जाकर इनके अंदर थायराइड ग्लैंड जैसी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ पर एंडोस्टाइल का भी फंक्शंस कुछ उसी से रिलेटेड ही है। इनमें एंडोस्टाइल की अगर स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूँ तो हियर वी कैन सी दिस डायग्राम द टीएस ऑफ एंडोस्टाइल हर्डमानिया। इसमें ये जो आप पूरा पार्ट देख रहे हैं इट्स सिलेटेड एपिथेलियम, इसमें ब्लड जीनस प्रेजेंट होता है और साथ साथ में इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जिसके ऊपर ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही है ये सिलेटेड एपिथेलियम की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। इन्हीं के बीच बीच में इनके जो ब्लड सीनस के बीच में यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ा हुआ पार्ट जो एपिथेलियम के साथ कनेक्टेड है, और इसके अंदर अगर सीलिया की बात की जाए तो इसके अंदर मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया प्रेजेंट होता है। साइड में इनके अंदर आप यहाँ पर 2 पेयर्स जो देख रहे हैं वो यहाँ पर फ्रंटल सीलिया के रूप में मौजूद हैं, और इसके अलावा इसमें 5 लॉन्गिट्यूडनल रोड्स भी
सीलिया के यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एंडोस्टाइल का जो मेन फंक्शंस है वो इनमें फूड पार्टिकल्स को, यानी कि जब फूड पार्टिकल्स, हम इस हिस्से के अंदर बात कर रहे हैं कि जब फूड पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ जाते हैं तो इनके ऊपर म्यूकस का सिक्रेशंस कर कर उन्हें आगे डॉर्सल लेमिना वाले पार्ट तक पहुंचाना, ताकि ईएसोफेगस तक डायरेक्टली इनको पहुंचाया जा सके। ये पॉसिबल हो पाता है इनमें पाए जाने वाली मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया के थ्रू। मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया ही जैसे ही फूड पार्टिकल्स इसके अंदर की तरफ आएगा तो इसके ऊपर यहाँ सबसे ज़्यादा म्यूकस का सिक्रेशंस हुआ रहता है, जो फूड पार्टिकल्स पर अपने म्यूकस को यहाँ पर चढ़ा देता है, और उसके बाद में फ्रंटल सीलिया इसमें यहाँ पर मदद करते हैं। और जब ये प्रिपेयर हो जाता है तब इसे आगे की तरफ फॉरवर्ड किया जाता है, जहाँ से ये एंडोस्टाइल से होता हुआ ईओसोफेगस तक पहुँचाने का काम किया जाता है। आगे चलते हैं हम, इनमें पाया जाने वाला नंबर 4 पर फेरिंग्स का जो पार्ट है वो है ईओसोफेगस। ईओसोफेगस की जो पोजीशंस हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली इस साइड के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, जैसे ही इसके अंदर फूड पार्टिकल्स ऊपर की तरफ एंडोस्टाइल के थ्रू चढ़कर यहाँ पर जब डॉर्सल लेमिना में आता है और डॉर्सल लेमिना से होते हुए ईओसोफेगल कैविटी तक इनको पहुँचाने का काम किया जाता है। ईओसोफेगल कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो ईओसोफेगल कैविटी यहाँ पर जो होती है वो आउटर वॉल इसकी बहुत ज़्यादा थिक होती है और इसका ल्यूमेन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। इसी वजह से ही इनके अंदर ये सिलेटेड एपिथेलियम की रोज आपको दिखाई दे रही है और सबसे ज़्यादा मोटा पार्ट यानी थिक वॉल यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि इस पार्ट के साथ में इनका अटैचमेंट को प्रदर्शित भी करती है, क्योंकि ईओसोफेगस बेसिकली एक मोटी भित्ति वाली संरचना पाई जाती है। यहाँ से पीछे की तरफ सिलेटेड एपिथेलियम के थ्रू, तो यहाँ पर भी हमें वैसी ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रही है। 4 लोब्ड लिप्स जैसी स्ट्रक्चर्स ही यहाँ पर अगेन प्रेजेंट है, और इसी के थ्रू फूड पार्टिकल्स होते हैं वो अंदर की तरफ पीछे स्टोमक की तरफ दे दिए जाते हैं। तो ईओसोफेगस वन साइडेड तो आगे की तरफ डॉर्सल लेमिना और पेरीफेरेंजियल बैंड से होती हुई यहाँ पर ब्रैंकियल सैक के साथ में जुड़ी हुई रहती है, जबकि पोस्टीरियरली साइड पर ये स्टोमक के साथ में यहाँ पर अटैच्ड रहती हैं। नाउ वी आर डिस्कशंस अबाउट द स्टोमक पार्ट। स्टोमक पार्ट जो होता है, इसकी एंट्रेंस पर हम यहाँ पर देख रहे हैं राइट लोब ऑफ लीवर एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। स्टोमक की स्टार्टिंग पर जब फूड पार्टिकल्स इसके अंदर एंटर करते हैं तो स्टोमक का यहाँ पर फंक्शंस कलेक्शंस करने का और डाइजेशंस करने का होता है। तो यहाँ पर जब डाइजेशंस स्टार्टिंग करते हैं तो फूड पार्टिकल्स पर आते ही लीवर की यहाँ पर एक 1 पेयर हम ये बोल सकते हैं कि ट्यूबल्स अवेलेबल होती है, और जैसे ही इसके अंदर फूड पार्टिकल्स आएंगे तो उसके ऊपर इनको यहाँ पर सिक्रेशंस करना स्टार्ट कर दिया जाता है। जब फूड पार्टिकल पर इनका लीवर से आए हुए जो डाइजेस्टिव जूस है इनका सिक्रेशंस किया जाता है। इसके अलावा स्टोमक की खुद की जो वॉल होती है, इस वॉल के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि पाइलोरिक ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, जो कि इसके स्टोमक के सरफेस को इंक्रीज करती है। यहाँ पर पाइलोरिक ग्लैंड जो अवेलेबल है वो लीवर के अलावा एक और ग्लैंड्स होती है जो कि इसके यहाँ पर सरफेस पर अवेलेबल दिखाई देती है। इसकी सरफेस पर अवेलेबल ये पाइलोरिक ग्लैंड एक तरीके का यहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस जैसी संरचना या पैनक्रियाट जैसी संरचना का यहाँ पर डेवलपमेंट करती है। आगे अगर अपन बात करें, इनके अंदर ये एम्पुलर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिखाई दे रही है कंप्लीटली एम्पुलर लाइक स्ट्रक्चर्स है, और इसके अंदर ये कंप्लीटली गैस्ट्रिक एपिथेलियम है जो कि इसके सरफेस को यहाँ पर इंक्रीज करती है। यहाँ से फूड डाइजेस्ट होने के बाद में इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर यहाँ पर रसांकुर यानी कि माइक्रोविलेज प्रेजेंट होती है, जो कि यहाँ पर रसारोहण का या फूड को एब्जॉर्ब करने का फंक्शंस करती है, और लास्ट में अनडाइजेस्टिव फूड को रेक्टम के पास में भेज दिया जाता है। रेक्टम भी अगेन यहाँ पर मोस्ट थिक वॉल होती है, एज वी कैन सी इन स्टार्टिंग पार्ट द ईसोफेगस एंड द सेम एज यूजुअल इन द रेक्टम पार्ट। और यहाँ पर मस्कुलेचरस पार्ट्स भी अवेलेबल होता है जो टाइम टू टाइम एक साथ अपशिष्ट पदार्थ को बाहर की तरफ निकालने का या थ्रो आउट करने का फंक्शंस करता है, जो कि इसकी इस रीजन्स यानी कि क्लोएकल रीजन्स के अंदर इसकी एनल के थ्रू क्लोएका के इस चैम्बर्स के अंदर फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ पर आने वाली जो भी फूड करंट्स थी, जब ये एट्रियल साइफोन से होकर बाहर की तरफ निकलती तो उसके साथ में क्लोएका में अवेलेबल इस वेस्ट मटेरियल को पीछे की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पर जो इंटेस्टाइन की जो लूप्स होती है, इंटेस्टाइन यहाँ पर 2 पार्ट्स में यानी एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग लिम्ब प्रेजेंट होती है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब के बीच में जो यहाँ एक लूप का डेवलपमेंट होगा इन दोनों लिम्ब्स के बीच में, वहाँ पर इनके अंदर लेफ्ट गोनाड्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट हमें देखने को मिलती है।
सो नाउ वी कंटिन्यू अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर लीवर और पाइलोरिक ग्लैंड यानी ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अंदर अगर लीवर की वॉल की बात की जाए तो लीवर जो होता है वो स्टोमक के बोथ ऑफ साइड यानी लेफ्ट और राइट बोथ ऑफ साइड प्रेजेंट होता है। इनमें 10 to 12 ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं और ये सभी ट्यूबल्स कंबाइनली आकर स्टोमक की वॉल के अंदर आकर ओपनिंग करती हैं। इनके अंदर अवेलेबल एमाइलेज, प्रोटीएज और कार्बोहाइड्रेटेज जैसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि यहाँ पर फूड को यहाँ पर डाइजेस्ट करने के अंदर मदद करते हैं। इसके अलावा इनका जो सेकंड पार्ट है पाइलोरिक ग्लैंड, तो स्टोमक की वॉल के अंदर हमने अभी देखा कि पाइलोरिक ग्लैंड यहाँ पर जो होते हैं एम्पुला के रूप में मौजूद होती हैं और ये इनके सरफेस को भी इंक्रीज करती है। इनमें पाया जाने वाली पाइलोरिक ग्लैंड यानी हर्डमानिया की जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स में पाए जाने वाले जो पैनक्रियाज और उनमें ही पाए जाने वाली एक एक्सक्रिएटिव जो ऑर्गन्स के रूप में भी यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन करने हेतु और अग्नाशय के समान भी यहाँ पर कार्य करती है। तो पाइलोरिक ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट रहकर इसमें फूड डाइजेशन के अंदर हेल्प करती है और इसकी जो कंबाइंड ब्रांच होती है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों के सरफेस पर हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट द फूड फीडिंग एंड द डाइजेशन मेथड के बारे में हम डिस्कशंस करते हैं। तो इनका जो फूड होता है, हर्डमानिया का जो फूड होता है वो यहाँ पर है एल्गी, यीस्ट, डाइटम्स एंड प्रोटोजोअन्स। एंड फीडिंग की बात की जाए तो इनके अंदर जो फीडिंग का मैकेनिज्म होता है वो होता है सीलियरी फीडर्स, यानी हर्डमानिया यहाँ पर सीलियरी फीडर है और इसी वजह से इनमें जो स्टार्टिंग होती है वो इनमें पाए जाने वाले यहाँ पर ब्रैंकियल सैक में प्रेजेंट लेटरल सीलिया के थ्रू ही वाटर करंट को इनसाइड लिया जाता है, जिसके साथ में फूड पार्टिकल्स इनके अंदर आते हैं। तो इस तरीके से इनमें फीडिंग मैकेनिज्म है। अब आती है बात डाइजेशन की, इनके अंदर के डाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। इसमें स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इसका फूड करंट पाथवे के बारे में। इनका जो फूड करंट पाथवे है वो स्टार्टिंग करता है विद द ब्रैंकियल एपरेचर्स। ब्रैंकियल एपरेचर्स के पीछे की तरफ बकल कैविटी जो कि ब्रैंकियल साइफोन के रूप में मौजूद है यहाँ पर, और उसमें अवेलेबल स्फिंक्टर और नीचे की तरफ ब्रैंकियल टेंटेकल्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर पाया जाने वाली जितने भी ब्रैंकियल सैक के अंदर स्टिग्मेटा पर अवेलेबल लैटरल सीलिया जब मूवमेंट करते हैं तो इनके मूवमेंट की वजह से जो वाटर होता है वो इनसाइड क्या करता है, सकिंग करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्रैंकियल एपरेचर्स ओपन हो जाता है। तो इन स्फिंक्टर पर लगने वाला ये इंटरनल प्रेशर्स इसको ओपन करता है और जिसकी वजह से ब्रैंकियल एपरेचर से ब्रैंकियल साइफोन के अंदर वाटर इनलेट होता है। यहाँ से आने के बाद में जो ब्रैंकियल टेंटेकल्स है, जैसा हमने देखा कि इनकी जो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं इन्हीं के बीच में से ये इनको छानने का काम करते हैं। तो यहाँ पर एक सीव लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में ये जो ब्रैंकियल टेंटेकल्स मौजूद रहते हैं और ब्रैंकियल टेंटेकल्स से छना हुआ ही पार्ट नीचे की तरफ आता है। साथ साथ में हमने ये भी बात की कि इनमें पाए जाने वाले जो ब्रैंकियल टेंटेकल्स होते हैं वो एक प्रकार की संवेदी संरचना के रूप में भी उपस्थित रहते हैं, यानी इनके अंदर जो होते हैं कीमोटैक्टिक कंडीशंस देखी जाती है। ये जो कंडीशंस होती है इसकी वजह से रसायन गिर आती है। अगर इनके अंदर कोई गलत फूड या हम बोल सकते हैं कि वेस्ट या अपशिष्ट प्रकार का फूड मटेरियल इसके अंदर एंटर कर जाएगा तो उनको वापस से विपरीत जलधारा के रूप में, तो जो डिसेलेक्शंस पाथवे होगा उसके थ्रू वापस से वाटर को यहाँ पर आउट कर दिया जाएगा। और बाकी का अगर जो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो वाटर और फूड पार्टिकल्स इसमें एंटर करते हैं तो केवल वही छनकर नीचे की तरफ पहुँचते हैं। नीचे पहुंचने के बाद में ये पेरीफेरेंजियल बैंड जो कि हमारा प्री ब्रैंकियल जोन था, इसके ऊपर अवेलेबल डॉर्सल ट्यूबेरिकल से नीचे की तरफ डॉर्सल लैमिना की तरफ भेजे जाते हैं, जहां से इनको नीचे ब्रैंकियल सैक के अंदर सप्लाई कर दी जाती है। तो यहाँ पर पेरीफेरेंजियल बैंड से होता हुआ पेरीफेरेंजियल ग्रूव और डॉर्सल लैमिना से होता हुआ नीचे की तरफ ब्रैंकियल सैक के अंदर इसको भेज दिया जाता है। ब्रैंकियल सैक में जाने के बाद में ही इनके अंदर फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो इसके जो कट एज अपन देख रहे थे यहाँ पर कट एज ऑफ एंडोस्टाइल, तो इसके पास में ये बैठना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर एंडोस्टाइल के अंदर अवेलेबल हमारी ये जो मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया है, ये मीडियन लॉन्गिट्यूडनल सीलिया इनके ऊपर श्लेष्मा का आवरण यानी म्यूकस का सिक्रेशंस कर देते हैं और म्यूकस का यही सिक्रेशंस इनके अंदर जब बढ़ जाता है तब ये पार्टिकल्स आगे की तरफ चलना यानी कि रोटेशंस करना स्टार्ट करते हैं। इनका ये जो रोटेशंस होता है वो इनमें पाए जाने वाले इनके फ्रंटल सीलिया जो कि दोनों लेटरल साइड में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये 2 पेयर्स लेटरल सीलिया ये इनके अंदर मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होती है। इवन स्टिग्मेटा पर पाए जाने वाली जो स्ट्रक्चर्स है सीलिया की वो भी यहाँ पर साथ में फंक्शंस करती हैं।
तो इसकी वजह से ये एंडोस्टेल के थ्रू होते हुए ऊपर ईसोफेगस तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। जब ये ईसोफेगस तक पहुँचेंगे तो ये जाने का जो इनका पाथवे होता है इसमें सिलेंड्रिकल मास के तौर पर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी सभी फूड पार्टिकल्स जो कि एक छोटे छोटे स्पॉट के तौर पर थे, छोटे छोटे ट्यूबेरिकल के तौर पर थे, गांठ के रूप में था या बूंदिकाओं के रूप में था, उन पर धीरे धीरे श्लेष्मा का स्त्रावण कर कर उनकी लाइन को लंबा कर दिया जाता है। जब ये फूड पार्टिकल्स डॉर्सल लेमिना की सतह से गुजरते हैं तो वहां पर अवेलेबल उनकी वेंट्रल सरफेस पर यहां पर जो लिंग्वेट्स होती है ये केवल राइट साइड में यानी दाईं तरफ झुकी हुई होती है, जिसकी वजह से फूड जो मटेरियल है वो सीधा क्या होता है, धीरे धीरे आगे की तरफ एक ही दिशा के अंदर मुड़ जाता है। इनके ऊपर लगे हुए लिंग्वेट्स की सतह से जब ये टच करते हैं तो इसी वजह से ये सभी की सभी जो गुलिकाएं हैं, या हम बात कर रहे हैं कि जो राउंड शेप्ड यहाँ पर फूड पार्टिकल्स हैं, ये सारे एक प्लेन बेलनाकार सतह में सिलेंड्रिकल मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनका ये सिलेंड्रिकल मास आगे जाकर ईसोफेगस तक पहुंचता है और ईसोफेगस के अंदर पहुंचने के बाद में स्टोमक में छोड़ दिया जाता है, जहां पर इनमें अवेलेबल इनके लीवर्स और स्टोमक की ही वॉल के अंदर प्रेजेंट पाइलोरी ग्लैंड से आने वाले जूसेस इनके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर इनका फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में इनको आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लास्ट में यहाँ पर जो अनडाइजेस्टिव फूड है उसको रेक्टम के थ्रू, एनएस के थ्रू यहाँ पर क्लोएका रीजन तक भेज दिया जाता है, जहाँ पर जाने वाली वाटर करंट जो कि स्टिग्मेटा के बैक ऑफ द साइड में एट्रियल साइफोन में निकली थी, एट्रियल कैविटी से होती हुई एट्रियल साइफोन और एट्रियल साइफोन से जाते हुए क्लोएका के थ्रू इनको एट्रियल एपरेचस के बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। इनमें जब फूड का डाइजेशन हो रहा होता है तो उस समय इनके अंदर जितने भी लीवर के जूसेस जब स्टोमक के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पर इनके अंदर अवेलेबल जो फूड पार्टिकल्स हैं उनका डाइजेशन के दौरान में एमाइलेज को यहाँ पर स्टार्च में और उसके बाद में स्टार्च को आगे की तरफ माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीएज यहाँ पर प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है और लाइपेज जो होता है वो इसको वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से इनमें से फूड पार्टिकल्स को अलग अलग कर दिया जाता है। सो दिस इज द डाइजेशन ऑफ हर्डमानिया। थैंक यू वेरी मच।